Prime Minister Modi addressing the 108th Indian Science Congress. पर पहुंचते हैं। इस दौरान एक साइंटिस्ट के लिए हर कदम पर डेटा जुटाना और उसे एनालाइज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। 21वीं सदी के आज के भारत में हमारे पास दो चीजें बहुतायन में हैं। पहली डेटा और दूसरी टेक्नोलॉजी। इन दोनों में भारत के साइंस को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की ताकत है। डेटा एनालिसिस की फील्ड तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये इंफॉर्मेशन को इनसाइट में और एनालिसिस को एक्शनेबल नॉलेज में बदलने में मदद करती है। चाहे ट्रेडिशनल नॉलेज हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही साइंटिफिक डिस्कवरी में मददगार होती है। और इसलिए हमें अपने साइंटिफिक प्रोसेसेस को और मजबूत बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स के प्रति खोजी प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। साथियों, आज का भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल हो रहा है। 2015 तक हम 130 देशों की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पर थे, लेकिन 2022 में हम छलांग लगा करके 40वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आज भारत पीएचडीज के मामले में दुनिया में टॉप 3 देशों में है। आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस बार इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम भी एक ऐसा विषय है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। विश्व का भविष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ही सुरक्षित है। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय को विमेन एम्पावरमेंट के साथ जोड़ा है। मैं मानता हूं कि व्यावहारिक रूप से भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज देश की सोच केवल ये नहीं है कि हम साइंस के जरिए विमेन एम्पावरमेंट करें, बल्कि हम विमेन की भागीदारी से साइंस का भी एम्पावरमेंट करें। साइंस और रिसर्च को नई गति दें, ये हमारा लक्ष्य है। अभी भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिली है। G20 के प्रमुख विषयों में भी विमेन लेड डेवलपमेंट एक बड़ी प्राथमिकता का विषय है। बीते 8 वर्षों में भारत ने गवर्नेंस से लेकर सोसाइटी और इकोनॉमी तक इस दिशा में कई ऐसे असाधारण काम किए हैं जिनकी आज चर्चा हो रही है। आज भारत में मुद्रा योजना के जरिए
छोटे उद्योगों और व्यवसायों में भागीदारी हो या स्टार्टअप वर्ल्ड में लीडरशिप, महिलाएं हर जगह पर अपना दम दिखा रही हैं। बीते 8 वर्षों में एक्स्ट्रा मुरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हुई है। महिलाओं की ये बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि समाज भी आगे बढ़ रहा है और देश में साइंस भी आगे बढ़ रही है। साथियों, किसी भी वैज्ञानिक के लिए असल चुनौती यही होती है कि वो अपने नॉलेज को ऐसे एप्लीकेशंस में बदल दें जिससे दुनिया की मदद हो सके। जब साइंटिस्ट अपने प्रयोगों से गुजरता है तो उसके मन में यही सवाल रहते हैं कि क्या इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा या उनकी खोज से विश्व की जरूरतें पूरी होगी। साइंस के प्रयास बड़ी उपलब्धियों में तभी बदल सकते हैं जब वो लैब से निकलकर लैंड तक पहुंचे, जब उसका प्रभाव ग्लोबल से लेकर ग्रासरूट तक हो, जब उसका विस्तार जर्नल से लेकर जमीन तक हो, जब उससे बदलाव रिसर्च से होते हुए रियल लाइफ में दिखने लगे। साथियों, जब साइंस की बड़ी उपलब्धियां एक्सपेरिमेंट से लेकर लोगों के एक्सपीरियंस तक का सफर तय करती है तो इससे एक अहम संदेश जाता है। ये बात युवाओं को बहुत प्रभावित करती है। वो सोचते हैं कि साइंस के जरिए वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है ताकि उनकी आकांक्षाओं का विस्तार किया जा सके, उन्हें नए अवसर दिए जा सके। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद वैज्ञानिक ऐसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क विकसित करें जो युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करे और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे। उदाहरण के लिए टैलेंट हंट और हैकेथॉन के आयोजनों के जरिए साइंटिफिक सोच रखने वाले बच्चों की तलाश की जा सकती है। इसके बाद उन बच्चों की समझ को एक प्रॉपर रोडमैप के जरिए विकसित किया जा सकता है। इसमें सीनियर साइंटिस्ट उनकी मदद कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में भारत नई ऊंचाई को छू रहा है। इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण वजह हैं। पहला, स्पोर्ट्स की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए देश में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया गया। दूसरा, स्पोर्ट्स में गुरु शिष्य परंपरा का अस्तित्व और प्रभाव, जहां नई प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, वहां शिष्य की सफलता में गुरु अपनी कामयाबी देखते हैं। ये परंपरा साइंस के क्षेत्र में भी सफलता का मंत्र बन सकता है। साथियों, आज आपके सामने कुछ ऐसे विषय भी रखना चाहता हूं जो भारत की साइंस की दिशा तय करने में मददगार होंगे।
भारत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत में साइंस का विकास, ये हमारे वैज्ञानिक समुदाय की मूल प्रेरणा होनी चाहिए। भारत में साइंस भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना है कि आज दुनिया की 17-18% मानव आबादी भारत में रहती है। ऐसे साइंटिफिक वर्क्स जिनसे भारत की जरूरतें पूरी होगी, उनसे विश्व की 17-18% मानवता को गति मिलेगी और इसका प्रभाव संपूर्ण मानवता पर पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे विषयों पर काम करें जो आज पूरी मानवता के लिए जरूरी हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक विषय ले लें, एनर्जी। बढ़ते हुए भारत की एनर्जी नीड्स लगातार बढ़ने ही वाली है। ऐसे में भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट से जुड़े इनोवेशंस करती है तो उससे देश का बहुत लाभ बड़ा होगा। खासकर हाइड्रोजन एनर्जी की अपार संभावनाओं के लिए देश नेशनल हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहा है। इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइजर जैसे विभिन्न एसेंशियल कंपोनेंट्स देश में ही बने। इस दिशा में अगर किन्हीं नए ऑप्शन की गुंजाइश है तो उस दिशा में भी रिसर्च हो। हमारे वैज्ञानिकों को और इंडस्ट्री को इसके लिए साथ मिलकर काम करना होगा। साथियों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब मानवता पर नई नई बीमारियों का संकट मंडरा रहा है। हमें नए वैक्सीन तैयार करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। जैसे आज हम बाढ़ या भूकंप जैसी त्रासदियों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहते हैं, उसी तरह हमें इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस के जरिए समय रहते बीमारियों की पहचान करनी होगी और उससे निपटने के उपाय करने होंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसके बारे में भी आप सभी मेरे साथी भलीभांति जानते हैं। हमारी साइंस कम्युनिटी इस दिशा में बड़ी मदद कर सकती है। साथियों, भारत के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ये हर भारतवासी के लिए बहुत गौरव की बात है। भारत के मिलेट्स और उनके इस्तेमाल को ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है। वैज्ञानिक समुदाय द्वारा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। साथियों, आज वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर में भी वैज्ञानिक अनुसंधान की अपार संभावनाएं हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ऐसे क्षेत्र हैं जिसका लगातार क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इसलिए ही पिछले वर्ष बजट में सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी पर बहुत जोर दिया था। जब हमें मिशन सर्कुलर इकोनॉमी को और मजबूत करना है, इसके लिए हमें
ऐसे इनोवेशंस पर काम करना होगा जिससे मेटल और प्लास्टिक स्क्रैप का बेहतर इस्तेमाल हो सके। हमें प्रदूषण कम करने और स्क्रैप को उपयोगी बनाने पर एक साथ काम करना होगा। साथियों, आज भारत स्पेस सेक्टर में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की वजह से हमारी क्षमता बढ़ेगी और दुनिया हमारी सेवाएं लेने के लिए आगे आएगी। निजी कंपनियां और स्टार्टअप्स इन अवसरों का फायदा उठा सकते हैं। R&D लैब्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़कर स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। ऐसे ही एक और विषय है क्वांटम कंप्यूटिंग का। आज भारत क्वांटम फ्रंटियर के तौर पर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसर्स, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और न्यू मटेरियल्स की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे यंग रिसर्चर्स और साइंटिस्ट क्वांटम के क्षेत्र में एक्सपर्टाइज हासिल करें और इस फील्ड के लीडर बने। साथियों, आप भी जानते हैं कि साइंस में लीड वही लेता है जो इनिशिएटिव लेता है। इसलिए दुनिया में क्या चल रहा है हमें ये तो देखना ही है, लेकिन साथ ही जो काम कहीं नहीं हो रहे, जो फ्यूचरिस्टिक आइडियाज हैं, उन पर भी फोकस करना है।